अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन अहवाल आलम में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालते हैं नजर अहम हेडलाइंस पर। अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात में शुरू हुआ एक नया बाब। ओबामा ने क्यूबा के साथ सफारती और माशी ताल्लुकात को मामूल पर लाने का किया ऐलान। यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ ने हमास को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से किया खारिज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जाहिर की शदीद बरहमी, दोबारा दहशतगर्दों में शामिल करने का किया मुतालबा। नाइजीरिया में 54 फौजियों का किया गया कोर्ट मार्शल। बोको हराम से लड़ने से इनकार पर सजाए मौत देने का सुनाया गया है हुक्म। पेशावर हमले के महलूकीन की तादाद 148 हो गई। सारे पाकिस्तान में सोग जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने किया है एहतजाज। और अब पेश है अहवाल आलम की खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान करते हुए इसे इन ताल्लुकात की तारीख में एक नया बाब करार दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी मतरूक हो चुकी थी और गुज़िश्ता 50 साल की तारीख की निस्बत हालिया तब्दीलियां बहुत नुमायां हैं। क्यूबा के सदर राउल कास्त्रो ने टीवी पर खिताब में इस ऐलान का खैर मक़दम किया है। इस ऐलान के बाद क्यूबा में कैद एक अमेरिकी ठेकेदार एलन क्रूज और अमेरिका में कैद 3 क्यूबन शहरियों की रिहाई का ऐलान किया गया है। यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ ने इत्तेहाद के रुकन ममालिक की जानिब से फलस्तीनी तंजीम हमास को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से न निकालने के फैसले को रद्द कर दिया है। जजों ने अपने फैसले में कहा कि पहला फैसला हमास के अवामिल को देख कर नहीं किया गया, बल्कि अखबारी तराशों और इंटरनेट की मालूमात की बिना पर किया गया था। अदालत ने कहा कि ये एक टेक्निकल फैसला था और इसका मकसद हमास को दोबारा दहशतगर्द ग्रुप करार देना नहीं था। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद ग्रुप के फंड्स फ्रीज ही रहेंगे। और वहीं अदालत के फैसले के खिलाफ रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो कातिल दहशतगर्द ग्रुप है और इसे फौरन लिस्ट में वापस डाल देना चाहिए। इसराइली, अमेरिका और कई दीगर ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमलों के रिकॉर्ड और तशद्दुद का रास्ता तर्क करने से इनकार की वजह से इसे एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया है कि यूरोप मुनाफिकत से काम ले रहा है और ये फैसला इसकी सादा लोही की मिसाल है। हम आपको बता दें कि 1987 में कायम की जाने वाली तंजीम हमास ने 2006 के पार्लिमानी इंतखाबात जीते थे। अगले साल ही इसने अपने हरीफ फतह ग्रुप को गजा से निकाल दिया था। इसकी हिमायती इसे इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली जायज तहरीक समझते हैं। European naivete, and may I add, hypocrisy. The decision of the European Court in Luxembourg on Hamas, the resolution of the EU Parliament in Brussels on Palestinian statehood, and the call from Switzerland to investigate Israel for supposed violations of the Geneva. Now, all these point in the same direction. They point to a spirit of appeasement in Europe of the very forces that threaten Europe itself. Too many in Europe are calling on Israel to make concessions that would endanger not only the security of Israel, but also, paradoxically, the security of Europe itself. Because Israel is the forward position. और अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की दारुल हुकूमत अबूजा में कोर्ट मार्शल के कार्रवाई के दौरान शिद्दत पसंद तंजीम
बोको हराम से जंग करने से इनकार पर 54 फौजियों को सजाए मौत देने का हुक्म दिया गया है। इन फौजियों को बगावत का मुजरिम करार दिया गया है। इन्होंने अगस्त में बोको हराम के ज़ेर तसल्लुत 3 कस्बों पर दोबारा कब्जा करने की फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। फौजियों के एक वकील का कहना है कि फौजी अदालत में 59 फौजियों पर मुकदमा चला, जिनमें से 5 बरी कर दिए गए हैं, जबकि 54 को फायरिंग स्क्वाड का सामना करना होगा। इन फौजियों का कहना है कि इनके पास बोको हराम के शिद्दत पसंदों का मुकाबला करने के लिए मुनासिब असला और गोला बारूद नहीं था। और पेशावर के स्कूल में दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी होने वाले मजीद 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अब मरने वालों की मजमूई तादाद 148 तक पहुँच गई है। इस वाक़े पर पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा कौमी सोग मनाया जा रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज जारी है। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान की मुतअद्दिद अहम सियासी जमातें बिलाखिर मुत्तफ़िक़ हो गई हैं। पेशावर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में मुस्तक़बिल के लाएअमल पर गौर किया गया है। कल जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें मेरा भी जो है एक कज़न जो है वो शहीद हुआ है। हमारे मोहल्ले में से कई घरों से जो है दो बच्चों की जनाजे जो हैं उठे हैं और जितने भी इस पेशावर में बच्चे थे और पूरे KPK के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे और इनके साथ मैं मजम्मत तो बिल्कुल कोई अल्फाज छोटा लफ्ज़ है। कल के दिन का सॉरी मेरे पास अल्फाज थे कि मैं कैसे कहूँ, कितना दर्दनाक वाक़या हुआ है। इतनी जाने गई हमारे बच्चों की, हमारे घर से ही जनाजे निकले और आज हम उनसे अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए आए। पाकिस्तानी कौम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करती है। हम सब मुत्तहिद हैं और आज जो एक मीटिंग बुलाई गई है, इसमें उम्मीद ये है कि हम कितने साल से हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर में हैं, लेकिन जहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पे हम साथ साथ जो है हमारी कोई अपनी स्ट्रेटजी। और पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी, जहां मंगल के दिन खुरेज हमला किया गया था। स्कूल की राहदारियों और क्लासरूम्स की दीवारों पर खून के धब्बे नुमाया नजर आते हैं, जहां तालिबान ने मासूम तलबा के खून से होली खेली थी। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिम बाजवा ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि आज का दिन हमारी तारीख का अफसोसनाक और उदास तरीन दिन है। हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो दरिंदों से ज्यादा खूनी हैं और इतने बड़े पैमाने पर मासूम बच्चों को हलाक कर सकते हैं। One of the saddest days of our history. Unfortunately, all of us are ashamed that we have these people with worse than animal instincts who could come and kill innocent children in such a mass scale. If you see, just behind you is the boundary wall. This is the rear boundary wall of the school. This is from where 7 terrorists entered yesterday in the morning using a stair, and then they came in the auditorium which is just behind me here, and there was a large gathering of students here. They came, they just entered the hall and they started killing the students indiscriminately. It's one of the saddest days of our. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद में जारी अपने पार्टी का एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि वो ये इक़दाम मुल्क की हालात की वजह से उठा रहे हैं।
خان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے حالات ایک متحد قوم کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف دھاندلی کی شفاف تحقیقات کرائیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو تحریک انصاف دوبارہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جگہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے احتجاجی مظاہروں سے ملک میں بیداری آئی ہے۔ مسئلہ حل کرو، تفتیش کرو، ٹائم لمٹ 4 سے 6 ہفتے میں 2013 کے الیکشن کا فیصلہ کرو، نہیں تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جدوجہد رکے گی نہیں۔ 16 تک تو ہم شہر بند کریں گے اور پاکستان بند کریں گے ایک دن کے لیے، اس کے بعد جو میں کروں گا وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ 4 تاریخ کو میں لاہور اور پاکستان نے دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں سزائے موت دینے پر ملک میں عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ طالبان کے دہشت گردانہ حملے کے بعد سامنے آیا۔ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز جن ملزمین کو گرفتار کرتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہو جاتے ہیں اور رہائی کے بعد دوبارہ عسکریت پسند گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے متعلق تمام عدالتیں اس معاملے میں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ وزیر کہ پاکستان میں سزائے موت کے حامی حلقوں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندی کی لعنت سے نمٹنے کا واحد مؤثر طریقہ سزائے موت ہی ہے۔ اور پشاور میں دہشت گردانہ حملے میں بچوں کی ہلاکت پر ہندوستان بھی سوگوار ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قرارداد کے ذریعے اس واقعے کی سخت مذمت کی گئی اور اظہار غم کے طور پر 2 منٹ کی خاموشی کا اختیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر ملک بھر میں اسکولوں میں خصوصی دعائیہ تقاریب منعقد ہوئی اور نئی دہلی حکام نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ اور اسی بیچ پشاور کے ایک اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحل شریف نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا۔ وہ وہاں افغان صدر اشرف غنی سے ملے۔ دیگر اہلکاروں سے اپنی ملاقاتوں میں جنرل شریف نے 2 طرفہ انٹیلیجنس روابط بڑھانے کے موضوع پر بات کی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی حکام کے مطابق جنرل شریف نے افغان حکام سے ملا فضل اللہ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد بھی جاری رہے گا احوال عالم کی خبروں کا سلسلہ۔ ہندوستان کی آزادی کے 67 سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ غیر تعلیمی یافتہ ہے۔ نہ کسی پراپر رائٹ کے اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے پاس گھر پہ آ کر مداخلت کرتا ہے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز انٹرفیئرنس انٹو رائٹ آف انجوائمنٹ، پیسفل انجوائمنٹ۔ کرپشن کے متعلق ان لوگوں کو جو اریسٹ کیا جاتا ہے یا ٹریک کیا جاتا ہے تو یہ کس قوانین کے تحت ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے؟ لوکل پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ایسے شخص کو پکڑیں یا کچھ لوگوں کو پکڑیں تو اس کی جامع تلاشی لی جائے اور اس کی جامع تلاشی کسی گزٹ آفیسر کی یا مجسٹریٹ کی موجودگی میں لی جائے۔ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ جو ہے یہ 1985 میں انیکٹ ہوا ہے اور اس کے جو آبجیکٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس اس کا جو پرائم ریزن فار اٹس انیکٹمنٹ واز ٹو کنٹرول دا مینس آف ڈرگ پیڈلنگ۔ لیگل پوائنٹ لائیو دیکھیے ہر جمعرات اور جمعہ رات 9:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔
वक्फे के बाद बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। खुराक की फराहमी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारे के मुताबिक एबोला वायरस से मुतासरा मशरक़ी अफ्रीकी ममालिक में जल्द ही 1 मिलियन अफराद को खुराक की कमी का सामना हो सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एबोला की वबा के सबब गिनी, लाइबेरिया और सियरलियोन में आइंदा बरस मार्च तक 1 मिलियन अफराद को खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इन इदारों के मुताबिक मुतासरा मुल्कों में ये सूरत हाल वहाँ जारी सरहदी बंदिशों, ज़राअत में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर रौनुमा हो सकती है। इदारों ने जोर दिया है कि इन ममालिक में फसलों की हिफाजत जैसे इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। और जनूबी अफगानिस्तान में एक बैंक पर होने वाले हमले में कम अज कम 10 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक शहर लश्करगाह में 4 मुसल्लह अफराद ने काबुल बैंक के एक शाख पर हमला किया है। सुबह हेलमंद के गवर्नर के तर्जुमान अमर ज़वाक के मुताबिक ये हमला मुकामी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे किया गया। इनके बखौल 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि बाकी 2 हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई करते रहे। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन पर सख्त तनकीद की है। इससे कबल पीर को यूरोपीय यूनियन के सरकर्दा रहनुमाओं ने तुर्की में सहाफ़ियों की इज्तिमाई गिरफ्तारी पर तनकीद की थी। एर्दोगान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी राय अपने पास रखनी चाहिए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सहाफ़ियों को गिरफ्तारी के लिए मारे जाने वाले छापों से मीडिया की आज़ादी पर कोई आया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह फेडरिका मोगेरिनी और यूरोपीय यूनियन को तोसी देने के सिलसिले में मुज़ाकराती कमिश्नर ने पीर को कहा था कि ये गिरफ्तारियां यूरोपीय इख्तियार के मुनाफी हैं। Türkiye'ye demokrasi dersi vereceklermiş. Bir zahmet buraya gel de Türkiye sana demokrasi dersi versin. İstediğiniz manşeti atın. İstediğiniz yalan haberi yazın. Bizim o gün boyun eğeceğimizi, o gün darbe girişimine razı olacağımızı zannettiler. Bunun millete yönelik, ülkeye yönelik. ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबट ने कहा है कि सिडनी कैफे में होने वाले हालिया हमले से मुल्की सलामती के निज़ाम में मौजूद खराबियों का पता चलता है। इन्होंने इतराफ़ किया कि मुल्की सलामती का निज़ाम मुसल्लह हमलावर की निगरानी में नाकाम रहा। इन्होंने कौम से वादा किया है कि इस बारे में शफाफ तफ्तीश की जाएगी कि माजी में जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस रहने वाला ये हमलावर मुश्तबा दहशत गर्दों की फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं था। ख्याल है कि ईरानी निजात हमलावर हारून मोहनुस ने इतवार की रोज सिडनी के एक कैफे में तकरीबन 17 अफराद को यरगमाल बना लिया था। यरगमालियों को छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में हमलावर समेत 2 मजीद अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए थे। Still very much in mourning for the victims of this week's. I will not rest until I am confident that you are as safe as any government can possibly. I certainly want answers to those sorts of questions, and there was incredulity around the National Security Committee of the Cabinet yesterday when we were briefed on the details of his record. We do need to know what this individual was doing with a gun licence. We particularly need to know how someone with such a long record of violence, such a long record of mental instability, was out on bail after his involvement in a particularly horrific crime. How he was given permanent residency and the circumstances under which he was given permanent residency, how he came to be for such a large part of his time in Australia
on social security benefits, given that he appears to be able-bodied, if not necessarily of sound mind. These are all important questions. فلسطینی حکام نے ان کی طرف سے قرارداد کی مسودے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمع کرائی. فلسطینیوں کی طرف سے یہ عزم جان کیری کی اس دھمکی کے باوجود بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کرے گا. فلسطینی حکام کے مطابق قرارداد کا مسودہ طے شدہ شیڈول کے مطابق جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج 2 برسوں کے اندر اندر مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکل جائے. اور یمن میں ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں اسکول کی 15 طالبات ہلاک ہوئیں. یہ طالبات ایک بس پر سوار تھی جو ایک شیعہ ملیشیا رہنما کے گھر کے باہر ہونے والے کار بم دھماکے کا نشانہ بن گئی. خبر رساں اداروں کے مطابق یمن کے الخوزی شیعہ باغیوں کے ایک رہنما عبداللہ ادریس کے گھر کے باہر ہونے والے کار بم دھماکے کے نتیجے میں 10 دیگر افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یمن کے وسطی شہر ردا میں یہ دھماکہ القاعدہ کے ایک مشتبہ عسکریت پسند کی طرف سے کیا گیا ہے. ایک طبی اہلکار نے 25 ہلاکتوں کی تصدیق کی. اور چینی وزیراعظم لی کیچیانگ سربیا کے دارالحکومت بلغراد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ وسطی اور مشرقی یورپ کے 16 ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. اس دوران چینی وزیراعظم سربیا اور ہنگری کے وزراءاعظم سے بھی ملاقات کریں گے. یہ دونوں سربراہان ہنگری کی دارالحکومت بداپست سے سربیا کی دارالحکومت بلغراد تک ایک تیز رفتار ٹرین چلانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں چینی وزیراعظم ان دونوں رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. احوال عالم کے اختتام سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر اہم ہیڈ لائنز پر. امریکہ اور کیوبا کے تعلقات میں شروع ہوا ایک نیا باب. اوباما نے کیوبا کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعلقات کو معمول پر لانے کا کیا اعلان. یورپی عدالت برائے انصاف نے حماس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے کیا خارج. اسرائیلی وزیراعظم نے ظاہر کی شدید برہمی. دوبارہ دہشت گردوں میں شامل کرنے کا کیا مطالبہ. نائجیریا میں 54 فوجیوں کا کیا گیا کورٹ مارشل. بوکو حرام سے لڑنے سے انکار پر سزائے موت دینے کا سنایا گیا ہے حکم. اور پشاور حملے کے مہلوکین کی تعداد 148 ہو گئی. سارے پاکستان میں سوگ جاری. دہشت گردوں کے خلاف عوام نے کیا احتجاج. ناظرین، احوال عالم کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ بنے رہیے منصف ٹی وی کے.